बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते क्या कहता है। इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ अकाउंटेंट you have been asked to prepare a month's cost accounts for a company which operates a batch costing system। तो हम batch costing system यूज करते हैं, fully integrated with the financial accounts। ओहो, देखो उसने बोल दिया क्लियरली क्वेश्चन ने, fully integrated with the financial accounts। The following relevant information is provided to you। balances in the beginning of the month। तो आप नोट करना, उसने कई सारे बैलेंसेस आपको दे रखे हैं। उसने स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, WIP का बैलेंस दे रखा है, फिनिश गुड्स का बैलेंस दे रखा है, एंड इनफैक्ट प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड भी उसने दे रखा है, मतलब प्रोडक्शन ओवरहेड का भी उसने बैलेंस दे रखा है। उसने किसका बैलेंस नहीं दिया? कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का उसने बैलेंस नहीं दिया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में ना भी लिखा हो तो आपको अपने आप से अकल लगानी है कि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस है, इसका मतलब नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम है। अगर क्वेश्चन में कॉस्ट लेजर कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस नहीं है तो वो आपका इंटीग्रेटेड सिस्टम है। ठीक है, चलो अब ट्रांजैक्शंस क्या क्या हुई। मटेरियल्स हमने परचेज करे 75,000 के, ठीक है। फिर मटेरियल हमने इशू करे, प्रोडक्शन में 30,000, फैक्ट्री मेंटेनेंस में 4,000 की, ये भी आपको अच्छे से पता है क्या होता है। मटेरियल्स ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस। ओह, तो हमने एक बैच से दूसरे बैच के बीच में मटेरियल ट्रांसफर करा था, ठीक है, ये भी देख लेंगे। टोटल वेजेस पेड, तो डायरेक्ट वर्कर्स को 25,000, इनडायरेक्ट वर्कर्स को 5,000, टोटल हमने 30,000 के वेजेस पे करे, राइट, ये भी क्लियर होगा। डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू बैचेस, बैच को हमने 20,000 के वेजेस चार्ज करे। रिकॉर्डेड नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स, कुछ 5,000 के नॉन प्रोडक्टिव टाइम ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स हैं, तो मतलब कुछ हमारे वर्कर्स ने बैच में काम नहीं किया, कुछ नॉन प्रोडक्टिव काम किया, जो भी किया, तो ये आपका बाय नेचर क्या है? ये ओवरहेड है। ठीक है, जो डायरेक्टली बैच में ट्रांसफर कर दिया, जो बैच में हमने ट्रांसफर कर दिया, ये तो बिल्कुल आपके डायरेक्ट वाले हैं जो डायरेक्टली आपके WIP में चले जाएंगे। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट नेचर के वेजेस हैं या फिर कोई नॉन प्रोडक्टिव टाइम के वेजेस हैं, तो वो आपके डायरेक्टली बाय नेचर ओवरहेड में चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप नोट करोगे टोटल हमने कितने वेजेस पे करे, एक बार आप देख लो, एक बार हम एनालाइज कर लेते हैं। टोटल हमने 30,000 के वेजेस पे करे, इसका एक बार ब्रेकअप बना लेते हैं मन में, और उसकी क्या क्या ट्रीटमेंट होगी ये भी मन में बना लेते हैं। तो सवाल ने बोल रखा है पहले तो इनडायरेक्ट वेजेस हैं हमारे 5,000 के, ठीक है सर। फिर उसने डायरेक्ट नेचर के वेजेस बोल रखे हैं कितने, जो बैचेस में हमने बेसिकली चार्ज करे वो कितने बताया उसने? 20,000। और जो आपके नॉन प्रोडक्टिव टाइम के वेजेस हैं, नॉन प्रोडक्टिव टाइम के जो वेजेस हैं वो उसने बता रखे 5,000। तो इस प्रकार से 30,000 का मेरे को ब्रेकअप पता लग गया। इनडायरेक्ट वेजेस और नॉन प्रोडक्टिव टाइम जो वेजेस हैं दोनों भी किधर चले जाएंगे? ये दोनों भी आपके चले जाएंगे प्रोडक्शन ओवरहेड्स में। और जो डायरेक्ट वेजेस हम बैच में ट्रांसफर कर रहे हैं ये कहां चले जाएंगे? ये WIP में। क्लियर होगी बात? ठीक है, ट्रीटमेंट क्लियर होना चाहिए मन में। ठीक है, नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकर करे 6,000 के, वेल एंड गुड। अदर प्रोडक्शन ओवरहेड्स हमने इनकर करे 12,000 के, वेल एंड गुड। सेल्स हुई 1 लाख की। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स सोल्ड बता दिया 80,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड इनटू फिनिश गुड्स ड्यूरिंग द मंथ, मतलब WIP से हमने फिनिश गुड्स में कितने रुपए का सामान हमने ट्रांसफर किया? 65,000 का। फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट द एंड ऑफ मंथ है 40,000। फिर कहता है प्रोडक्शन ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट इज 150% ऑफ डायरेक्ट वेजेस चार्ज टू वर्क इन प्रोग्रेस। जितना वेजेस हमने WIP में ट्रांसफर करा उसका 150% हम लोग अपना ओवरहेड अब्सॉर्ब करेंगे, है ना। तो ये भी देखो डायरेक्टली पता है हमने कितना WIP में चार्ज करा है, 20,000। तो यहीं पे लिख लेता हूँ। तो हमने टोटल 20,000 के वेजेस WIP में ट्रांसफर करें, है ना, चार्ज करें, तो इसका 150% हम जो करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा ओवरहेड अब्सॉर्ब। तो निकाल लूं कितना आ रहा है? यार 30,000 शायद। ठीक है, दिस इज ओवरहेड अब्सॉर्ब। क्लियर? अब रिक्वायर्ड क्या क्या है, आपको क्या क्या बनाना है? अकाउंट्स आपको बनाने हैं। एक तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाना है, WIP कंट्रोल अकाउंट बनाना है, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट बनाना है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बनाना है, कॉस्टिंग PNL अकाउंट बनाना है। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, वही अपना काम करते हैं क्या जो हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 में करा था। हम लोग पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं सारे अकाउंट्स। तो एक सवाल ने बोला है स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाओ। ठीक है सर,
स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो ये लगभग आप बना लेना, बड़ा नहीं, करीब 5-6 लाइन का बना लेना, ठीक है। फिर नेक्स्ट बनाना है वेजेस कंट्रोल अकाउंट, नहीं, नेक्स्ट है WIP कंट्रोल अकाउंट। तो जो मेन आंसर में उसने मांग रखे हैं वो हम यहाँ पे बना लेंगे, और इसके अलावा अगर हमको कोई और बनाने पड़े तो वो वर्किंग नोट पे बना लेंगे। तो बी में उसने मांगा है WIP कंट्रोल अकाउंट। चलो इसका बना लेते हैं। तो WIP कंट्रोल अकाउंट बना लेंगे हम लोग। इसका बनाना कम से कम नहीं तो 7-8 लाइन का बना लेना, लगभग 7-8 लाइन का, थोड़ा सा बड़ा है ना, ठीक है। सी में क्या मांगा उसने, फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट आप बना लेना, लगभग ज्यादा नहीं, 4-5 लाइन का बना लेना, 4-5 लाइन का, बहुत बड़ा नहीं बनेगा, ठीक है। डी में क्या मांगा है उसने, डी में उसने मांगा था प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाना, ये बनाना लगभग 7-8 लाइन का, करीब 7 लाइन के आसपास का बना लेना, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा। और लास्ट उसने मांगा था कॉस्टिंग PNL। कॉस्टिंग PNL तो कॉस्टिंग PNL भी आपका थोड़ा सा बड़ा बनेगा, करीब मान लो 6 से 7 लाइन के आसपास का, थोड़ा सा बड़ा, ठीक। चलो, तो ये मेरे हो गए मेन अकाउंट्स, ठीक है, ये मेरे मेन अकाउंट्स हो गए। अच्छा, इसके अलावा अगर मुझे कुछ और बनाने पड़े तो मैं वर्किंग नोट में बना लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि फिलहाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो बना लेता हूँ। वेजेस कंट्रोल अकाउंट एक बना लेंगे, वेजेस कंट्रोल अकाउंट, ठीक है। वेजेस कंट्रोल अकाउंट बहुत बड़ा नहीं बनेगा, ये बनेगा करीब 6-7 लाइन का। ओहो, ठीक। इसके अलावा अगर मैं देखूंगा, फिनिश गुड्स का अकाउंट तो हमने बना लिया ना, यस। एक कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट बना लेते हैं, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का, ठीक है, क्योंकि ये भी आंसर ने मांगा नहीं था, तो मेन आंसर में तो नहीं आ रहा, बट इसको भी हम लोग बना लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। चलो, ठीक है। और क्वेश्चन करते करते अगर कुछ दिमाग में आया कोई और अकाउंट बनाना, तो वो मैं तब के तब देख लूंगा, ठीक है। अभी जो दिमाग में, अपार्ट फ्रॉम हमारा मेन रिक्वायरमेंट जो अकाउंट है, उसके अलावा मुझे ये 2 अकाउंट दिमाग में आए तो वो मैंने बना लिए। अगर मुझे कोई और लगा कि बना लेते हैं तो वो मैं बना लूंगा, ठीक है। करना शुरू करें। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस डाल देते हैं। अब मैं आपके सामने आ जाता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस डाल देते हैं, तो जैसे स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलो, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस एसेट है तो डेबिट का ही होगा। क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सा डेबिट है कौन सा क्रेडिट है, तो अब मैं अपना दिमाग लगा के बना लूंगा, ठीक है, दिमाग लगाऊंगा। जैसे स्टोर्स लेजर मटेरियल का अकाउंट है, तो ये एसेट है, इसका डेबिट ही होगा। सिमिलरली WIP एसेट है, डेबिट बैलेंस होगा, टू बैलेंस PD 20,000, ठीक। फिनिश गुड्स एसेट है तो डेबिट में आएगा, टू बैलेंस BD 35,000। चलो, प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड ब्रॉट फॉरवर्ड, प्रीपेड प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ पे बताओ। तो प्रीपेड है
तो किधर से आऊंगा, प्रीपेड इज एन एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस इज एन एसेट, तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहां डालते हैं हम, डेबिट में, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी, ब्रैकेट में चाहे लिख लो प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस 3000, ठीक है। तो ये मैंने ओपनिंग बैलेंसेस डाल दिए। अब ट्रांजैक्शंस में आओ, मटेरियल परचेज करा, आओ तो स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट टू कैश अ बैंक, परचेज करा है तो टू कैश अ बैंक, ठीक है। तो ये परचेज कितने रुपए का करा, 75,000 का, ठीक है, ओके। फिर हमने इशू करा टू प्रोडक्शन 30,000 का, तो बाय WIP कंट्रोल अकाउंट 30,000, राइट। और WIP कंट्रोल में क्रॉस पोस्ट कर देंगे टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, $30,000। Similarly, factory maintenance 4,000 of by production overhead control account 4,000, ठीक है। और प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, चलिए टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट 4,000, डन हो गया ये भी। फिर है मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस, आओ मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस, तो क्या एंट्री होगी, मटेरियल ट्रांसफर्ड बिटवीन बैचेस। तो वैसे देखो आपको मैंने जो एंट्री लिखवाई है, अगर आप कॉन्सेप्ट में देखोगे तो हमारी एंट्री है WIP जिस भी बैच से ट्रांसफर हो रहा है, से बैच 1 से ट्रांसफर हो रहा है डेबिट, सॉरी बैच 1 में ट्रांसफर हो रहा है, टू WIP जिस बैच से ट्रांसफर हो रहा है, ये एंट्री लिखवा रखी थी हमने, ये एंट्री लिख रखी है मोटी मोटी अपने कॉन्सेप्ट में। बट इस सवाल में देखो, क्या हमारे पास WIP का अकाउंट कोई बैच वाइज है, द आंसर इज नो। क्वेश्चन में उसने कुछ बैच वाइज तो बैलेंस बता नहीं रखा, तो मुझे पता नहीं है ना। तो यानी मैं मान रहा हूं कि मेरे WIP का कोई बैच वाइज कोई वो नहीं है, मेरा एक कंबाइंड मतलब एक कॉमन WIP का अकाउंट है जिसमें सारे बैचेस आ रहे हैं। तो एसेंशियली मेरी अब एंट्री क्या बच गई, जब मैं बैच को हटा दूं, अगर मेरे को बैच 1 बैच 2 नहीं पता, तो बैच को अगर मैं काट दूं तो एंट्री बन गई WIP अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट, है ना। WIP में डेबिट भी हो रहा है, WIP में क्रेडिट भी हो रहा है। तो क्या ऐसी कोई एंट्री हम कभी भी अकाउंट्स में पास करते हैं, क्या हम ऐसी एंट्री कभी पास करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, नहीं। तो क्या WIP अकाउंट डेबिट टू WIP अकाउंट ऐसी कोई एंट्री में पास करूंगा, द आंसर इज नो, नहीं करूंगा। इसलिए हम इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, इसकी कोई भी एंट्री पास करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगर सवाल में उसने अलग अलग बैच वाइज WIP का अकाउंट खोले होते, बताए होते, तो फिर मैं अकॉर्डिंगली करता, फिर क्वेश्चन पूरी क्लियर इंफॉर्मेशन देता कि कौन से बैच से हम कौन से बैच में ट्रांसफर कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैं उसकी एंट्री पोस्ट करता। बट क्योंकि सवाल में है नहीं वो इंफॉर्मेशन, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मेरे हाथ में ही नहीं, मैं कोई अजम्पशन भी नहीं ले सकता, इसलिए मैं यहाँ पे कोई भी एंट्री पास नहीं करूंगा, बिकॉज यहाँ पे WIP का एक ही अकाउंट हमने खोल रखा है, ये WIP कंट्रोल। क्लियर हो गई बात, ठीक है। इसलिए हम लोग इसकी कोई भी एंट्री पास नहीं करेंगे, ठीक है। फिर टोटल वेजेस पेड, आओ तो वेजेस पे करें हमने, तो ये हम डाल देंगे कहाँ, वेजेस कंट्रोल अकाउंट में। किधर है वेजेस कंट्रोल अकाउंट, हाँ वर्किंग नोट में। तो वर्किंग नोट में हम एंट्री पास कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं टू कैश या बैंक। चलो टोटल हमने 30,000 की वेजेस पे करी। अब इसका ब्रेकअप मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका, किसकी क्या ट्रीटमेंट है वो भी डिस्कस कर चुका, है ना। तो फटाफट से कर लेते हैं। जो बैचेस में हमने ट्रांसफर करा या चार्ज करा वो WIP कंट्रोल में चला जाएगा 20,000। जो इनडायरेक्ट वाले वेजेस हैं, उसको मैं प्रोडक्शन ओवरहेड में डाल दूंगा, ये है इनडायरेक्ट वेजेस 5,000। और जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम के वेजेस है वो भी कहां डाल दूंगा, सेम वही प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में 5,000। ये है क्या, ये आपके नॉन प्रोडक्टिव ओवरहेड्स, सॉरी नॉन प्रोडक्टिव वेजेस, ठीक है। तो खत्म,
लो जी, वेजेस का अकाउंट तो खत्म हो गया ऐसी मजे मजे में। अब मैं इसकी पोस्टिंग कर लेता हूं अपने मेन सोल्यूशन में। मेन सोल्यूशन में तो हमने WIP कंट्रोल अकाउंट बना रखा है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट बना रखा है, ठीक है। तो देखो कैसे करूंगा मैं। और प्रोडक्शन ओवरहेड में मैं एक कॉमन पोस्ट कर देता हूं एक साथ ही, अलग अलग करने की जगह टू वेजेस कंट्रोल और टू वेजेस कंट्रोल अलग अलग दिखाने से अच्छा मैं एक साथ ही कर देता हूं, 5-5 10, है ना। तो टोटल में 10,000 एक साथ ही पोस्ट कर देता हूं। और हाँ, WIP कंट्रोल अकाउंट में भी इसकी पोस्टिंग हो जाएगी टू वेजेस कंट्रोल अकाउंट 20,000। क्लियर? क्लियर हो गई बात, ठीक है। फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इनकट, तो इसका अकाउंट हमने बना रखा है क्या? द आंसर इज नो। तो एक हमारा ये भी अकाउंट बनेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। चलो, तो एक हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का अकाउंट भी बना लेते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का अकाउंट कुछ ज्यादा ही बड़ा बन गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसी तरह से मैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट भी बना लेता हूं, क्योंकि ये सवाल ने मांगा नहीं था, ये मेन आंसर में है नहीं मेरे, बट बना लेते हैं। क्लैरिटी रहती है ना, गलती होने की चांसेस कम हो जाते हैं अगर हम अकाउंट पूरा फुल्ली बनाते हुए चले। चल, तो हमने इंकर करा, तो टू कैश है बैंक, टू कैश है बैंक। तो कितना इंकर करा हमने? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 6,000, ठीक है। फिर अदर प्रोडक्शन ओवरहेड इनकट 12,000। यहाँ टू कैश है बैंक 12,000, ठीक। फिर सेल्स 1,00,000 रुपए की सेल्स, यहां पे लिख देते हैं बाय सेल्स, ठीक है। तो बाय सेल्स आ गई कितनी? 1,00,000 रुपए की कॉस्टिंग P&L में। कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड सोल्ड कहां डालू मैं इसको? मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स में पोस्ट कर देता हूं जो मैंने वर्किंग नोट में बना रखा है, टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, यही आती है पोस्टिंग। फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट डेबिट टू फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट, यही होती है हमारी एंट्री। तो 80,000, यह आ गया 80,000। तो फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट में इसकी क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 80,000, ठीक है सर। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंप्लीटेड, तो यहां पे आ जाएगी WIP कंट्रोल टू WIP कंट्रोल अकाउंट, मतलब WIP से हमने कितने सामान बना के फिनिश गुड्स में तैयार कर दिए। तो ये कितना है? 65,000, राइट। और कोरिस्पॉन्डिंगली इसको WIP कंट्रोल अकाउंट में भी पोस्ट कर देंगे बाय फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट 65,000, ऑल राइट। फिजिकल वैल्यू ऑफ WIP एट एंड ऑफ द मंथ, तो क्लोजिंग बैलेंस बेसिकली बता रहा है बाय बैलेंस CD 40,000, 40,000, ठीक है। ओके, और कुछ? हाँ, प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्सॉर्ब कितने करें? और प्रोडक्शन ओवरहेड्स अब्सॉर्ब, जो अब्सॉर्ब करते हैं प्रोडक्शन ओवरहेड वो हम डाल देते हैं WIP कंट्रोल में, यहां पे बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, है ना। तो ये है अब्सॉर्ब, अब्सॉर्ब। तो ये आया कैसे? वापस से लिख लेता हूं, वैसे मैं आपको बता चुका था बट फिर भी बता देता हूं। जितने हमने ओवरहेड चार्ज करे बैचेस में प्रोडक्शन में, उसका 150%, कितना आ गया? ये आ गया 30,000, 30,000। क्लियर? ठीक है। तो देखो सारी ट्रांजेक्शन चल गई, बैलेंसेस वगैरह डल गए। अब एक एक करके हम लोग अकाउंट्स को क्लोज करने की ओर ध्यान देते हैं। चलो, सबसे पहले प्रोडक्शन ओवरहेड ही क्लोज कर देते हैं, क्योंकि यही सामने खुला हुआ है, तो यही क्लोज कर देते हैं।
अच्छा WIP कंट्रोल में मैं पोस्ट तो कर दूं इसको, क्रॉस पोस्ट, सॉरी इसको क्रॉस पोस्ट कर देते हैं टू प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट 30,000। ठीक है, तो सब कुछ हो गया। चलो आओ जी, तो एक एक करके अकाउंट क्लोज करना शुरू करते हैं। तो ए में कौन सा अकाउंट है? ए में स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। तो सबसे पहले ये क्लोज कर दें, स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट। चलो ऑर्डर नहीं चलते हैं। तो टोटल आ रहा है 1 लाख। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बच रहा है? 70 माइनस 4 66 है ना, 66 बच रहा है। तो ये क्या होगा? ये क्लोजिंग बैलेंस होगा और क्या? बाय बैलेंस ईडी। ये तो हमें पता नहीं था, यही होगा और कुछ हो नहीं सकता। अच्छा WIP कंट्रोल अकाउंट जरा देखो। तो वैसे अगर आप देखोगे WIP कंट्रोल अकाउंट में सब कुछ आ चुका। WIP कंट्रोल अकाउंट में सब कुछ आ चुका। एक बार टोटल करके देखते हैं। 50 और 50 1 लाख है ना, तो सब कुछ आ चुका है। अगर आप देखोगे ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ चुका, कितना WIP से फिनिश गुड में गया वो आ चुका, कितना मटेरियल हमने प्रोडक्शन में लगाया WIP में लगाया आ चुका, वेजेस आ गया, प्रोडक्शन ओवरहेड अब्सॉर्ब आ गया, सब कुछ आ गया। क्या हमारा अकाउंट वैसे टैली करना चाहिए? द आंसर इज यस, करना चाहिए। बट क्या कर रहा है? एक बार चेक कर लो, क्या कर रहा है? एक बार चेक कर लो। नहीं कर रहा सर। 5,000 रुपए का यहाँ पे एक बैलेंस बच रहा है। यहाँ पे 5,000 रुपए का एक बैलेंसिंग फिगर बच रहा है। तो अब हमको नहीं पता ये क्या है, ये हमको नहीं पता है ना। कुछ फायदा दिख रहा है। सर फायदा कैसे दिख रहा है? अगर आप देखोगे मेरे पास टोटल कितने रुपए के WIP थे सब कुछ मिला के, हमारे पास 1 लाख रुपए के WIP थे टोटल मिला के। लेकिन इस 1 लाख रुपए के WIP में से हमें बेनिफिट कितने का मिल गया? टोटल चेक कर लो, हमें 1,05,000 रुपए का बेनिफिट मिल गया। तो हमारे पास थे 1 लाख रुपए के ही WIP, लेकिन उसमें से निकल गए फाइनली 1,05,000 के। तो कुछ 5,000 रुपए का कुछ फायदा हुआ जो मुझे नहीं पता, तो मैं इसको बस फायदा मान के इसको कॉस्टिंग पीरियड में डाल दूंगा। ठीक है, इस पर मैं एक स्टार मार्क कर देता हूँ, ये एक स्टार पॉइंट हो गया, इस पे एक स्टार लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको सवाल वालों ने गेन मान लिया कोई, कि कोई अबनॉर्मल नेचर का गेन है। ठीक है, अबनॉर्मल इनकम है, इनडायरेक्ट कुछ इनकम है बाय नेचर, तो इसको हम कॉस्टिंग पीरियड में डाल देते हैं 5,000 रुपए। ठीक है, तो बस इसकी हम पोस्टिंग कर देते हैं अपने कॉस्टिंग पीएनएल में बाय WIP कंट्रोल अकाउंट, है ना। ये एक अब नॉर्मल गेन मान लो, कोई स्टॉक का गेन है, उन्होंने बोल दिया कोई स्टॉक का गेन है कि कोई 5,000 रुपए का फालतू स्टॉक कहीं से तो आ गया हमारे पास, हमें नहीं पता। 5,000 रुपए का कोई फालतू स्टॉक कहीं से आ गया, हमें नहीं पता लग रहा कहां से, बट कहीं से आ गया। बट हम तो बल्ले बल्ले कर रहे भाई, कुछ एक्स्ट्रा आया है ना, कुछ एक्स्ट्रा आता है तो हम तो खुशी होते हैं भाई। कभी कभी क्या होता है, हम लोग बैठे होते हैं, हम अपनी जेब में तलाशते हैं और अनएक्सपेक्टेडली हमें कुछ पैसे निकल के आ जाते हैं हमारी जेब से, है ना। हमें पता नहीं लगता कि वो पैसे कहां से आए, कभी 100 का नोट निकल गया, किस्मत बहुत अच्छी हुई तो कभी 500 का नोट जेब से निकल गया, हमें नहीं पता कहां से आए, हमें याद नहीं, पर कहीं से आ गए होंगे। हम तो उसको फायदा ही मानते हैं भाई, ठीक है 100 रुपए आ गए, हम एक्स्ट्रा पार्टी कर लेंगे 100 रुपए की। ठीक है, तो बस वही वाली बात है यहाँ पे। क्लियर? चलो चलो जी, नेक्स्ट है फिनिश गुड्स कंट्रोल अकाउंट क्लोज करो। तो यहाँ तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो टोटल कितना? 1 लाख आ रहा है, तो 20,000 का बैलेंस बच रहा है। ये क्या होगा? क्लोजिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस ईडी 20,000। तो आई थिंक दिस इज फाइन, नो प्रॉब्लम। चलो अब प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट में आओ। क्या क्लोज हो रहा है हमारा अकाउंट? 3 4 7 17 19 29। नहीं सर, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। हमारा एक बैलेंस बच रहा है कुछ 1,000 रुपए का शायद यहाँ पे, है ना। टोटल हमारा क्रेडिट साइड का 30,000 ज्यादा आ रहा है और 1,000 का बैलेंस बच रहा है। तो ये क्या होगा? वही बात है, सिंपल लॉजिक लगाओ भाई। टोटल मैंने कितने रुपए के ओवरहेड्स करे, सब कुछ मिला के मेरे ओवरहेड्स कितने रुपए के हुए? 3 4 7 17 और 29, है ना। 29,000 के मेरे टोटल ओवरहेड्स इनकर हो, सब कुछ मिला के कह रहा हूं, ये मेरे इनकर्ड है। लेकिन मैंने अब्सॉर्ब कितने कर दिए? 30,000 कर दिए। तो वही अपना ओवरहेड्स में हमने पढ़ा था कि भाई एक्चुअल ओवरहेड्स 29,000 के, अब्सॉर्ब कर दिए मैंने 30,000। इसका मतलब मैंने 1,000 रुपए फालतू अब्सॉर्ब कर रखा है। तो यानी क्या मैं इसको ओवर अब्सॉर्ब बोल सकता हूँ कि 1,000 रुपए मैंने ओवर अब्सॉर्ब कर रखा है?
तो ओवर अब्जॉर्ब जो ओवरहेड्स होते हैं उसकी क्या एंट्री हमने सीख रखी है, प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट डेबिट टू कॉस्टिंग पीएनएल, बस वही लिख देंगे हम। तो ये क्या है, ये बैलेंसिंग फिगर है। ये मुझे बैलेंसिंग फिगर से पता लग गया कि ये क्या है, ये ओवर अब्जॉर्ब ओवरहेड है। तो मैं लिख लेता हूं ओवर अब्जॉर्ब, है ना। तो इसको भी हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में पोस्ट कर देते हैं। आओ यहीं पे बाय प्रोडक्शन ओवरहेड्स कंट्रोल अकाउंट। ठीक है जी, ये भी हो गया। नेक्स्ट प्रोडक्शन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट। एक बार जरा अपने वर्किंग नोट वाले अकाउंट में आ जाते हैं। तो वेजेस का अकाउंट तो क्लोज हो गया था, बच गया था एक कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ सेल्स का और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, राइट। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को पहले क्लोज कर देते हैं फटाफट से। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो कहां चला जाता है, वो चला जाता है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 6000, है ना। और कॉस्ट ऑफ सेल्स पे फिर हम इसको पोस्ट कर देते हैं टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट 6000। ठीक, अब मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट क्लोज हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर वही 86,000 बच रहा है। इसको हम कहां डाल देते हैं, इसको हम डाल देते हैं कॉस्टिंग पीएनएल में, बाय कॉस्टिंग पीएनएल, ठीक है। और फिर हम इसको यहां पे आके कॉस्टिंग पीएनएल में डाल देते हैं टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 86,000। ठीक, चलो अब जरा फटाफट से टोटल कर लेते हैं। तो टोटल आ रहा है 1,06,000। बैलेंस कितना बच रहा है, बैलेंस बच रहा है 20,000 का। तो ये क्या होगा, ये होगा प्रॉफिट, ये होगा प्रॉफिट, ठीक है। तो जो भी होगा इस प्रॉफिट का हम जहां भी ट्रांसफर करेंगे हमें नहीं पता, तो मैंने बस प्रॉफिट लिख के छोड़ दिया, ठीक है। तो बस ये सवाल आपका यहाँ पे था।